बुक इक़्तिदार की मजबूरियाँ, जिसका आज हम बाब सोम पढ़ने जा रहे हैं और इसका नाम है 8 सालों में 10 पोस्टिंग्स। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस बाब को। नहीं ज़िंदगी सिलसिला रोज़ो शब का, नहीं ज़िंदगी मस्तियों नीम ख्वाबी। चराट में होते हुए मेरी सर्विस 10 साल हो चुकी थी और स्टाफ कॉलेज का इम्तिहान देने का वक्त आ गया था। मेरी कमर की चोट भी तंग कर रही थी, जिसके सबब SSG में होते हुए मैंने पैरा जंप भी नहीं किया, इसीलिए SSG का विंग भी नहीं लगाया। उस वक्त स्टाफ कॉलेज इम्तिहान के लिए सिर्फ एक मज़मून लिखना होता था। मैंने लिखा और पहली कोशिश में पास हो गया और 1962 में स्टाफ कोर्स किया। कोर्स पर जाने से पहले मैं मेजर के रैंक पर तरक्की पा चुका था, लेकिन जब कोर्स पर गया तो कप्तान बना दिया गया, जो मेरे कोर्स वालों का सीनियरिटी लेवल था। ब्रिगेडियर बिलगरामी हमारे कमांडेंट और कर्नल आगा मोहम्मद इकराम चीफ इंस्ट्रक्टर थे। बड़ी मेहनत करनी पड़ी। कर्नल अकरम ने अपने एक लेक्चर में एक दानिश्वर का ये कॉल सुनाया कि आने वाली ज़िंदगी में हमें अपने किरदारो अमल को इस सांचे में ढालने की ज़रूरत होगी। गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी ऑफ जजमेंट टू एक्सेप्ट थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, द करेज टू चेंज थिंग्स आई कैन, एंड द विजडम टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तर्जुमा: ए अल्लाह, मुझे क़ुव्वत फ़ैसला अता करना कि मैं उन चीज़ों को कबूल कर सकूं जिन्हें मैं तब्दील नहीं कर सकता, और हिम्मत बख्श कि मैं उन चीज़ों को दुरुस्त कर सकूं जो मैं कर सकता हूं, और अच्छाई और बुराई में तमीज़ करने की बसीरत अता फरमा। जब मैं चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ CGS बना तो अपनी मेज़ पर ये दुआएं लिख कर रखी। एक वो जो मैंने ऊपर बयान की हैं और दूसरी इल्लामा इकबाल की ये दुआ: तो गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े मैशर अज़र हाय मन पज़ीर, गर तुमी बीनी हसाबम नागज़ीर, इज़ निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। और जब आर्मी चीफ़ बना तो यही दुआएं मेरी मेज़ की जीनत थी। पहली दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। अच्छे हुनरमंद ऑफिसर्स मेरे साथ थे और चीन जैसा दोस्त मलिक के जिसके लिए ताउन से हमने अपनी फ़ौज को दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक तैयार करके एक मजबूत मज़ाहमती क़ुव्वत तैयार कर ली, जिससे हमारे दुश्मन खौफज़दा हैं। दूसरी दुआ कब कबूल होगी ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। कोर्स ख़त्म होने पर मैं लाहौर 114 ब्रिगेड में GSO3 पोस्ट हुआ। मेजर अकबर हमारे ब्रिगेड मेजर थे और अभी एक हफ़्ता भी नहीं हुआ था कि मुझे बताया गया कि कोर हेड क्वार्टर में रिपोर्ट करो। कोर कमांडर ने किसी काम से बुलाया। मैं हैरत में था कि माजरा क्या है, कोई गलती हुई या GSO3 का ओहदा इतना अहम है कि कोर कमांडर बुलाकर खुश आमदीद कहता है। इसी शशो पंज में मुब्तला कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वसीउद्दीन के सामने पेश हुआ। देखते ही बोले, हेलो बेग, वेलकम। तुम्हारे 5 साल की कमांडो ट्रेनिंग का इम्तिहान लेना चाहता। सुनो, यहाँ गोल्फ कोर्स पर घास को पानी देने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया गया है। पाइप लगाते हैं जो चोरी हो जाता है। अब तक कोई पकड़ा नहीं गया। मुझे यकीन है कि तुम पकड़ लोगे। कोई मदद चाहिए तो मिल जाएगी। यस सर, पूरी कोशिश करूँगा। यह कहकर बाहर आया। सोचता रहा कि या अल्लाह, मुझे चोर पकड़ने की तो ट्रेनिंग नहीं मिली, क्या करूँ। एक तरकीब समझ में आई। डॉग सेंटर से 2 कुत्ते और हैंडलर लिए। उसी दिन गोल्फ कोर्स में 3 घाइयाँ खुदवाई। एक में खुद बैठा और दूसरी में डॉग सेंटर के बंदों को ब्रीफिंग देकर खामोशी से बिठा दिया। इंतज़ार करते करते रात के 2 बज गए थे कि चंद लोगों के साए नजर आए। फिर ठक ठक की आवाज़ आई। इशारा किया। दोनों कुत्ते दौड़ पड़े। 2 बंदों को दबोच लिया। 3 भाग गए, जो बाद में पकड़ लिए गए। दूसरे दिन कोर हेडक्वार्टर में रिपोर्ट की। शाबाश मिली और हमारी कमांडो ट्रेनिंग का भरम कायम रहा। हमारी रिहाइश सर्विस क्लब के नज़दीक एक बैरक थी, जो दूसरी जंग अजीम के दिनों की यादगार थी। इंतहाई मखदूश, कहाँ अटक में 2 दरियाओं के संगम पर वाक़या खूबसूरत रेस्ट हाउस, जहाँ चारों तरफ तिलफरेब नज़ारे थे, और कहाँ ये टूटी फूटी बैरक जिसके चारों तरफ जंगली घास फूस जिनमें मच्छरों का डेरा था। वो सारी रात बुनबुनाते थे। बिजली का पंखा इतनी सुस्त रफ्तारी से चलता था कि उसकी हवा इन मच्छरों को भगाने के लिए कतई नाकाफ़ी थी। उस बैरक का एक फ़ायदा था कि ये सर्विस क्लब के करीब थी, जहाँ से हम पैदल ही क्लब चले जाते। साथ ही कंगम रोड का बस स्टॉप था, जहाँ से एक डबल डेकर बस चलती थी।
जो मॉल रोड से गुजरती हुई क्रिश्चियन नगर तक जाती थी और नो लंटन मार्केट से गुजरती थी। वहाँ से अनारकली बाज़ार करीब ही था। हम किनगम रोड के बस स्टॉप से बस पकड़ते और चंद मिनटों में नोलंटन मार्केट पहुँच जाते। इस वक्त ट्रैफिक जाम के नाम से हम नाआशना थे। लाहौर में क़याम के दौरान अल्लाह ताला ने हमें बेटी यमुना अता की। 1 साल कुछ माह हुए थे कि मेरी पोस्टिंग मशरक़ी पाकिस्तान के शहर कुमेला में 53 ब्रिगेड में ब्रिगेड मेजर के तौर पर हो गई। ब्रिगेडियर अबू बकर उस्मान मुट्ठा मेरे ब्रिगेडियर कमांडर थे और SSG के साथी मेजर जाफिर हुसैन मेरी DQ थे। मशरक़ी पाकिस्तान का जिक्र आए तो 16 दिसंबर 1971 का सानिया क्यों कर भुलाया जा सकता है। यह 16 दिसंबर अचानक वार नहीं हो गया था, बल्कि क़याम पाकिस्तान के साथ ही इसके लिए रेशा दवानियाँ शुरू हो गई थी। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी 53% थी, यानी वो अक्सरियत में थे। चाहिए तो ये था कि उनकी अक्सरियत को तस्लीम किया जाता और वफाक में उन्हें उसी तनासब से नुमाइंदगी दी जाती, लेकिन हुआ इसके बरक्स। मगरबी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हमेशा उनकी अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश करती रहती। 1946 के इंतखाबात के मुताबिक मशरक़ी बंगाल ने 119 में से 113 नशिस्तें जीती थी और हुसैन शहीद सहवर्दी वज़ीर आला बने थे। AK फजलुल हक भी, जो शेर बंगाल कहलाते थे, बाद में वज़ीर आला रहे। पाकिस्तान की करारदाद भी उन्होंने ही पेश की थी। अगर उनसे किसी को वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया जाता तो मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को वफाक में अपनी नुमाइंदगी पर नाज होता। 1 यूनिट की तश्कील में भी यही रूह कार फरमा थी कि मशरक़ी पाकिस्तान एक सूबा होगा और चारों सूबों को मिलाकर मगरबी पाकिस्तान दूसरा सूबा होगा और दोनों की नुमाइंदगी बराबर होगी। इसके बावजूद 1964-65 तक मशरक़ी पाकिस्तान में नफ़रत के जज्बात पैदा नहीं हुए थे। लोग मिलनसार, सादा और दोस्ती निभाने वाले थे। मेरे साथ कैप्टन मुस्तफ़ीज़ुर रहमान मेरे GSO 3 थे। बांग्लादेश बनने के बाद वो खालिदा ज़िया के वज़ीर ख़ारजा बने। उनके बाद कैप्टन ज़हीरुद्दीन भी GSO 3 आए, वो भी बांग्लादेश के आर्मी चीफ बने। अभी तक उन दोस्तों से रब्ता है। 1990 में हम बांग्लादेश गए तो कुमेला ऑफिसर्स मेस में गरीयन फैमिली डिनर पर पुराने दोस्त और साथी दूर दूर से मिलने आए और गले मिल कर रोए। गुजरे हुए लम्हों को याद किया। मुझे महसूस हुआ कि हमसे ज़्यादा एहसास ज़िया उनको था। हालात का जबर था कि वो हमसे जुदा हो गए। मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में शुरू से ही जो दफ़ाई पॉलिसी अपनाई गई वो नाक़ुस थी कि मशरक़ी पाकिस्तान का दफ़ा मगरबी पाकिस्तान से किया जाएगा। मगरबी पाकिस्तान की सिर्फ मशरक़ी सरहद भारत से मिलती थी, जबकि मशरक़ी पाकिस्तान 3 अतराफ से भारत में घिरा हुआ था। इसके बावजूद पूरी फ़ौज मगरबी पाकिस्तान में और सिर्फ एक डिवीज़न फ़ौज मशरक़ी पाकिस्तान में मुतयन थी। हमारे ब्रिगेड की ज़िम्मेदारी का इलाका सलबट से कॉसेस बाज़ार तक था, जिसकी सरहदें तकरीबन 450 किलोमीटर थी। ब्रिगेड की नफरी 4500 भी ना थी। इसके लिए इन सरहदों का दफ़ा बहुत ही मुश्किल ज़िम्मेदारी थी। इन मुश्किल हालात के बावजूद वहाँ के दरियाओं को मजबूत दफाई पोजीशन बनाते हुए एक हिकमत अमली बनाई गई, जो 1965 की जंग में कामयाब साबित हुई और दुश्मन को किसी जगह भी हमारी सरहदों से आगे बढ़ने की जुर्रत न हुई। अगर एक की बजाय वहाँ 4 डिवीज़न फ़ौज होती तो हम एक कारीगर जारहाना स्ट्रेटजी बना सकते थे। मुझे कुमेला आए हुए चंद माह हुए थे कि मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया कि मुझे हज बैतुल्लाह पर जाने की सआदत नसीब हुई। अप्रैल 1964 में हम 7 भाइयों में से मेरे नाम कुरा निकला कि हमारे वालिदैन जो आज़मगढ़ इंडिया से हज पर गए हुए थे, उनकी मामनत के लिए मुझे भी हज पर जाना था। मेरे ब्रिगेड ने हर मुमकिन मदद की और चंद दिनों के अंदर अंदर पूरी तैयारी करके 40 दिनों के लिए सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। जद्दा पहुंचा। मेरे वालिदैन मक्का मुअज़्ज़मा में मुकीम थे। उनसे जा मिला और उन्हीं के साथ ठहरा। हमारी छोटी बहन यास्मीन भी हमारे साथ थी।
हम जिस जगह ठहरे वो एक कच्ची इमारत थी। गिनती के चंद एक होटल थे जो पुख्ता थे। खाना काबा की मस्जिद और उसकी रोशनी 20 मील से दूर से नज़र आती थी। चंद सड़कें थीं और बाकी तमाम पुरानी इमारतें और मस्जिदें कदीम थी। हज में कोई 20 दिन बाकी थे कि हम मदीना मुनव्वरा गए। जिस घर में ठहरे वो हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के नज़दीक था। उसी तरह और भी बहुत सी यादगार इमारतें थीं जो हमने मक्का और मदीना में देखी। पहली हैरत अंगेज़ बात जो मेरे साथ हुई वो ये कि मेरी कमर की तकलीफ़ जो शदीद थी और जिसकी वजह से मैं कोई वज़न भी नहीं उठा सकता था, गायब हो गई। मैंने पूरे क़याम के दौरान अपने वालिदैन, बहन का और अपना सामान मुतअद्दिद बार बस पर चढ़ाया और उतारा। मैदान अरफात में वालदा को कुछ ऊंचाई तक ले गया। कमर की तकलीफ़ का एहसास तक न हुआ। और दूसरा मोजज़ा ये हुआ कि वालिदैन की दुआओं ने मेरी अस्करी ज़िंदगी को एक नया रुख दे दिया। मैं तरक्की पर तरक्की करता गया। इसके बावजूद कि मुझसे ऐसी गलतियाँ और गुस्ताखियाँ भी सरजद हुई कि जिनकी वजह से ख़तरा था कि मेरा कोर्ट मार्शल भी हो चुका होता। और तीसरी हैरत की बात यह कि खाना काबा का तवाफ़ करते हुए कितनी बार उसकी दीवारों से लग के दुआएं मांगी कि ए रब्बे अज़ीम, पाकिस्तान की खिदमत में मुझे शहादत अदा कर दे। लेकिन इंतहाई पुरख़तर हालात से गुज़रने के बावजूद मुझे शहादत नसीब न हुई। शायद मेरे वालिदैन की दुआओं ने मेरी दुआओं पर सबकत हासिल कर ली थी। उन्होंने मेरी ज़िंदगी तरक्की और कामयाबी की दुआएं मांगी कि मैं गिरते पड़ते लड़खड़ाते इस फ़ौज का सरबराह बन गया जो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज मानी जाती है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुल्क का इक़्तिदार मेरी दस्तरस में दे दिया, लेकिन मैंने जिसकी अमानत उसे दे दी। यही अल्लाह का हुक्म था और वालिद की ताकीद भी कि हक़दार को उसका हक़ दे देना। बहरिया के सरबराह एडमिरल सईद अहमद ख़ान, फ़िज़ाइया के सरबराह चीफ मार्शल हकीमुल्लाह, ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल और जज एडवोकेट जनरल ब्रिगेडियर मोहम्मद अज़ीज़ ख़ान के साथ मुख्तसर मुशावरत की और सेनेट के चेयरमैन ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान को बुलाकर इक़्तिदार उनके सुपुर्द कर दिया। इंतख़ाबात हुए, बेनज़ीर भुट्टो बरसरे इक़्तिदार आई तो उन खिदमात के अतराफ़ में उन्होंने फ़ौज को तमग़ा जमहूरियत अता किया। 1965 की जंग मशरक़ी पाकिस्तान में सरहदों के आर पार छोटे और बड़े हथियारों की शिद्दत से फायरिंग तक महदूद रही। 6 सितंबर 1965 को मैं जैसे ही ऑफिस में पहुंचा, ढाका से जनरल फजल मकीम का टेलीफोन आया। ब्रिगेडियर मुट्ठा कहाँ हैं? वो अस्पताल चेकअप के लिए गए हैं, मैंने जवाब दिया। मालूम है जंग शुरू हो गई है? सर हम तैयार हैं। गेट मोबिलाइज्ड कहा और टेलीफोन बंद कर दिया। मैंने फ़ौरन तमाम यूनिटों को बनाई हुई हिकमत अमली के तहत हुक्म सादिर कर दिया। सूरज गरूब होने तक पूरा ब्रिगेडियर सैलिट से लेकर कौसिस बाज़ार तक पोजीशनें संभाल चुका था। रात 11 बजे घर पहुंचा तो अंधेरे में घर की चौखट पर बेगम को बैठे देखा। पूछा, बच्चे कहाँ हैं? जवाब मिला, उनको तो मिसिज़ सराज ढाका ले गई हैं। सब फैमिलीज़ जा चुकी हैं, सिर्फ ब्रिगेड कमांडर की फैमिली यहाँ है। मिसिज़ सराज कैप्टन सराजुद्दीन अहमद हामिद की बेगम थी, बंगाली थी और हमारी दोस्त थी। हमारा हेडक्वार्टर सरहदों से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर था और दुश्मन की तो तोपें उसे आसानी से निशाना बना सकती थी। उसी खौफ के सबब मिसिज़ सराज ने पहल की और हिफाजत की खातिर सब बच्चों को लेकर ढाका चले गए। मैंने कहा, अगर कमांडर की फैमिली यहाँ है तो हम भी यहीं रहेंगे। सुबह गाड़ी भेजी और बच्चों को मंगवा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से रहे। 1965 में हमारी तनख्वाहों में तकरीबन 80% इजाफा हुआ। बकाया जात की मद में काफ़ी पैसे मिले। एक साथ 12 अफसरों ने फोकस वैगन गाड़ियाँ बुक करवाई। उस वक्त एक कार की कीमत 13,000 रुपये थी और कोमेला कैनेट में जहां सिर्फ 2 कारें हुआ करती थी, एक ब्रिगेड कमांडर की और दूसरी CO CMH की थी, जहां वहां 14 गाड़ियां हो गई। जंग के बाद हमारे बंगाली भाइयों के दिलों में एक तशवीश पैदा हुई कि मशरक़ी पाकिस्तान जो कि तीनों सिमतों से दुश्मन ने घेरा हुआ है, उसके दफ़ा के लिए सिर्फ एक डिवीज़न फ़ौज, एक PAF स्क्वाड्रन और नेवी के चंद जहाज़ हैं और बाकी तमाम अफवाज मगरबी पाकिस्तान के दफ़ा के लिए हैं, जो किसी सूरत मुल्क की सलामती के लिए दुरुस्त हिकमत अमली नहीं है। यकीनन ये एक वाज़ह कमज़ोरी थी जिसका फ़ायदा भारत ने 1971 में उठाया और ये कदम उठाने से पहले भारत पाकिस्तान को सियासी और नज़रियाती एतबार से कमज़ोर कर चुका था। और भी बहुत से हरबे थे जो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए, जो
हाइब्रिड वॉर के तरीके हैं और भारत ने 1971 में मशरकी पाकिस्तान फतह कर लिया। जंग के बाद 1.5 साल बड़ा अच्छा गुजरा। मार्च 1967 को 30 बलोच हैदराबाद पोस्टिंग हुई। तकरीबन 1.5 साल में यूनिट का सेकंड इन कमांड रहा। इस दौरान मैं वालिदैन को अपने साथ ले आया, लेकिन जल्द ही उन्हें वापस जाना पड़ा क्योंकि यूनिट को बॉर्डर के नज़दीक छोड़ जाने का हुक्म मिला, जहां गर्मियों में दर्जा हरारत 45 या 50 डिग्री से कम ही नीचे आता है। 1 साल का अरसा हमने खैमों में गुजारा। उसी दौरान अल्लाह ताला ने हमें बेटे वजाहत मुस्तफ़ा से नवाजा, जिसे हमारे वालिद मक्का वाले कहते थे, इसीलिए कि 1964 में हज के दौरान उन्होंने दुआ की थी और बेटे की बशारत दी थी। इन्फंट्री बटालियन की कमांड हमारे अस्करी करियर में संगे मील की हैसियत रखती है। 19-20 सालों की जद्दोजहद मुसलसल के बाद एक बटालियन की कमांड सबसे अहम तस्वुर की जाती है, इसलिए कि उसी कमांड के तहत ऑफिसर अपने जवानों और ऑफिसर से बराह रास्त राब्ते में रहता है और जंग के हालात में दुश्मन के मद्दे मुकाबिल होता है। मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन था जब 1969 में मेरी लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की हुई और मुझे 36 बलोच की कमांड मिली, जो इस वक्त कोयटा में तैनात थी। मुझे इस बात का दुख था कि पेरेंट यूनिट 16 बलोच की कमांड ना मिल सकी। PMA से पासिंग आउट के बाद जिस यूनिट में ऑफिसर की पहली पोस्टिंग होती है वो पेरेंट यूनिट कहलाती है। हमारी इब्तदाई तरबियत भी वहीं होती है और शुरू से हम जिन जवानों, NCOs, GCOs और अफसरों के साथ रहते हैं उनसे ख़ास ताल्लुक़ कायम हो जाता है। हर अफसर की ख्वाहिश होती है कि लेफ्टिनेंट कर्नल बनने पर उसे अपनी पेरेंट यूनिट की कमान मिले। नई यूनिट की कमान मिले तो सारे लोग नए होते हैं और उनसे नए सिरे से ताल्लुकात इस्तवार करने होते हैं। 36 बलोच एक नई यूनिट थी। मैंने सख्त मेहनत की, जवानों की तरबियत में ख़ास दिलचस्पी ली, फायरिंग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, खेलों में शिरकत की, हौसला अफजाई की। उसका नतीजा ये निकला कि हमारी यूनिट कई पेशा वराना मुकाबलों में 41 डिवीज़न में अव्वल आई। उसी तरह फुटबॉल, कबड्डी और बास्केटबॉल के मुकाबलों में भी बेहतर पोजीशन हासिल की और साल के आखिर में हमारी यूनिट को 41 डिवीज़न की चैंपियन यूनिट करार दिया गया। यूनिट के सभी अफसर और जवान खुश थे कि बाहर से आने वाले कमांडिंग ऑफिसर ने यूनिट को अपनी यूनिट समझा और पूरी अपनायत से तरबियती अमूर और खेलों में इतनी मेहनत कराई कि यूनिट चैंपियन करार पाई। मुझे उस यूनिट के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरों की तरफ से मुबारकबाद के खतूत भी मौसूल हुए। तकरीबन 1.5 साल 36 बलोच रेजिमेंट की कमांड की थी कि मुझे 9 डिवीज़न में GSO पोस्ट कर दिया गया। पूरी यूनिट अफसरदा थी, लेकिन हुक्म हाकिम से सरताबी की मजाल कहाँ। यूनिट वालों ने मेरे एजाज़ में ज़बरदस्त अलविदाई तकरीब मुनक़िद की और हस्बे मामूल अफसरों ने ऑफिसर्स मेस में डाइनिंग आउट का खाना रखा और मुझे यादगारी शील्ड पेश की, जो अभी भी मुझे उन सुनहरे दिनों की याद दिलाती है। 9 डिवीज़न उस वक्त खारिया में था। यहाँ भी कोई 1 साल गुजरा होगा कि 9 डिवीज़न को मशरकी पाकिस्तान जाने का हुक्म मिला। तैयारी के लिए सिर्फ चंद दिन मिले। हमारी फैमिलीज़ वहीं खारिया में रही। आर्मर डरमंज्ड, तोप खाना, भारी सामान और गाड़ियों को छोड़कर डिवीज़न की पूरी नफरी सिर्फ राइफ़ल और हल्की मशीन गनों के साथ सादा लिबास में कराची पहुंची और वहां से PIA के ज़रिए ढाका रवानगी शुरू हुई। हमारा सफ़र 26 मार्च को शुरू हुआ और 15 अप्रैल तक कुमेला पहुंचकर हमने अपने अपने इलाकों की जिम्मेदारी संभाल ली। 1964 में जब मैं 53 ब्रिगेड में ब्रिगेडियर मेजर पोस्ट हुआ तो मशरकी पाकिस्तान में भाईचारे की फ़िज़ा मौजूद थी, लेकिन 1971 तक ये सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी थी। शेख मुजीबुर रहमान की शोला बार खताबत और मौलाना अब्दुल हमीद बशानी के जालन जालन आगन जालन के नारों ने मशरकी पाकिस्तान में आग लगा दी थी। 2 दिसंबर 1971 को होने वाले इंतखाबात में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने मशरकी पाकिस्तान के मुख्तस 153 में से 151 नशिस्तें हासिल की थी। बाकी 2 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नूरुल अमीन और चट्टागांग के पहाड़ी इलाकों में चकमा कबीले के सरबरा राजा तरी दिउ राय ने हासिल की थी। नूरुल अमीन मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद बाकी मानदा पाकिस्तान के नायब सदर रहे। 1974 में इनका इंतकाल हुआ।
सरकारी एजाज़ के साथ उन्हें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के पहलू में दफन किया गया, जबकि राजा तरी देओ राय वफाकी वज़ीर रहे और जनूबी अमेरिका के कई ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे। लिखने पढ़ने के शौकीन थे, 2 किताबों के मुसन्निफ़ भी थे। एक किताब उनके अपने कबीले की तारीख़ और सकाफ़त से मुतल्लिक़ है और दूसरी मुख्तसर अफ़सानों का मजमूआ। 2012 में उनका इंतकाल हुआ। इन 2 अफराद ने पाकिस्तान की सालमियत के लिए जो खिदमत अंजाम दी, उनके एतराफ़ में उन्हें जो इज़्ज़त दी गई वो काबिल तहसीन है। लेकिन इंतहाई बदकिस्मती की बात यह है कि लाखों बहारी जिन्होंने 1971 में मुफ्ती बहमनी के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज की मदद की थी, अभी तक ढाका के मज़ाफ़ात में इंतहाई कस्पमरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2008 में बांग्लादेश हाई कोर्ट ने उन्हें बांग्लादेश की शोहरियत के हकूक़ दिए थे, लेकिन अक्सरियत ने कहा कि वो पाकिस्तान जाना चाहेंगे। उधर पाकिस्तान की हुकूमतों की तरफ से इंतहाई सदमोहरी का मुजाहरा किया गया। जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के ताउन से मैसूरीन की वापसी के लिए एक फ़ंड भी कायम किया गया था। मियाँ चन्नू में उनके लिए एक बस्ती भी कायम की गई थी और 1.5-2 लाख बहारी पाकिस्तान आए भी थे, लेकिन अभी तक 3 लाख के करीब बहारी वहीं फंसे हुए हैं। मुसलमान होने के नाते अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बेनियाज़ी तो समझ में आती है, लेकिन दौलतमंद इस्लामी ममालिक की तरफ से भी संग दिलाना बेहिसी का मुजाहरा अफसोसनाक है। इस तरह जमायत इस्लामी और इस्लामी छात्रों शंगू का वाहिद कसूर ये था कि उन्होंने पाक फ़ौज की मदद की थी। प्रोफेसर ग़ुलाम आज़म और मतीउर रहमान निज़ामी जैसे नेक और साले लोगों पर जना, अगवा और कत्ल के झूठे मुकदमात कायम करके उन्हें फांसी की सज़ाएं सुनाई गई और पाकिस्तान की तरफ से सरकारी सतह पर इन इक़दामात के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। अभी तक फांसियों का सिलसिला जारी है। 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने 88 नशिस्तें हासिल की थी, जो कुल नशिस्तों का 28% बनती थी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो किसी तरह भी अपोजिशन बेंचों पर बैठने को तैयार न थे। 13 फरवरी 1971 को सदर याहिया खान ने कौमी असम्बली का इजलास 3 मार्च को ढाका में तलब करने का ऐलान किया। वो मगरबी पाकिस्तान वापस आए, लाड़काना गए और वापसी पर चंद शराइत आयद कर दी कि जिसके बाद असम्बली का इजलास बुलाया जाना मुमकिन था। इस फैसले से मशरक़ी पाकिस्तान में अवाम मुश्तइल हो गए। अमीर जमात इस्लामी सैयद अबू अली मोदी ने इस फैसले के ऐलान की मज़म्मत करते हुए कहा, अक्सरियती पार्टी को नए आइन का मसूदा पेश करने की इजाज़त होनी चाहिए। दूसरों को इस पर एतराज़ हो तो दलाइल के साथ अपनी तजावीज़ पेश करें। उन्होंने तनबीह की कि सूरत हाल इतनी नाजुक है कि गलत सिमत में उठाया जाने वाला एक कदम भी पाकिस्तान के टूटने का सबब बन सकता है। मगरबी पाकिस्तान के रहनुमाओं की अक्सरियत ढाका में कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की हामी थी। 18 फरवरी को नेशनल अवामी पार्टी के सरबराह खान अब्दुल वली खान ने कहा, कौमी मामलात पर बहस की सही जगह कौमी असम्बली ही है। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मुफ्ती महमूद ने ढाका में शेख मुजीबुर रहमान से मुलाकात के बाद बयान दिया, अवामी लीग अपनी शराइत मगरबी पाकिस्तान पर मुसल्लित नहीं करना चाहती और शेख मुजीब का रवैया लचकदार है। लेकिन 28 फरवरी को भुट्टो ने धमकी दी, मगरबी पाकिस्तान से कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करने वालों की टांगें तोड़ दी जाएंगी। बाद में एक बयान में उन्होंने कहा, अगर इक़्तिदार मुंतकिल ही करना है तो मशरक़ी पाकिस्तान में अक्सरियती पार्टी को इक़्तिदार दे दिया जाए और मगरबी पाकिस्तान में यहाँ की अक्सरियती पार्टी को दिया जाए। लाहौर के रोज़नामा आज़ाद ने इस खबर को इधर तुम उधर हम की शह सुर्खी के साथ शाया किया था। भुट्टो के दबाव पर सदर याहिया खान ने 3 मार्च को बुलाया गया कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया। उस पर शेख मुजीबुर रहमान बुफर गए। उन्होंने हड़ताल की कॉल दी और अदम ताउन की तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद सिविल इंतज़ामिया मफलूज होकर रह गई। तमाम अहकामात अवामी लीग के सेक्रेटरीट से जारी होने शुरू हुए। सिविल इंतज़ामिया ये अहकामात मानने पर मजबूर थी। पाकिस्तान अक्सरियती और अक़लियती सूबों के माबैन सियासी तवाज़ुन बहाल रखने में नाकाम हो गया था, जिससे कौमी सलामती को शदीद ख़तरात लाक हो गए। मशरक़ी पाकिस्तान दीगर चारों सूबों के मुकाबले में 53% आबादी के साथ अक्सरियती सूबा था, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की मजबूत बुनियाद बना था। वहाँ के मकबूल लीडर फजलुल हक पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले भी बंगाल से इंतखाबात जीतते रहे थे। मंतकी
तौर पर कायदे आज़म के बाद इन्हीं को ही कौम का कायद होना चाहिए था, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान के दोनों बाजुओं के मबैन तफरीक डालने की कोशिशें की गई। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान की ज़ेर क़यादत 1965 की जंग में इस नज़रिए की नफ़ी हो गई थी कि मशरक़ी पाकिस्तान के दफ़ा का राज मगरबी पाकिस्तान के दफ़ा में पोशीदा है। किसी किस्म के तसादुम की कैफियत में मनतकी तौर पर पूरे मशरक़ी पाकिस्तान का दफ़ा सिर्फ एक डिवीज़न फ़ौज, कलील सी नेवी और फ़िज़ाई इमदाद से मुमकिन न था। मोहतरमा फ़ातिमा जना को 1964 के इंतखाबात में मशरक़ी पाकिस्तान में भरपूर मकबूलियत हासिल थी, लेकिन धांधली के ज़रिए उन्हें हरा दिया गया, जिससे मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम में बददिली फैली। बिलाखिर 3 मार्च के सेशन को मुलतवी करने का हतमी फ़ैसला कर लिया गया, जिसका ऐलान 1 मार्च को होना था। इस ऐलान से पहले शेख मुजीबुर रहमान को हिरासत में लेने का फ़ैसला किया गया ताकि ऐलान के मुतवक्का शदीद रद्द-ए-अमल को संभाला जा सके। इस काम के लिए कमांडो बटालियन के कर्नल ज़हीर आलम खान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अब्दुल हमीद खान ने खुद हदायत दी। वो ढाका में मौजूद थे। इस कार्रवाई का तज़किरा कर्नल ज़हीर आलम खान ने अपनी किताब द वे इट वाज में बयान किया है। सबसे पहले उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के घर और मलहका रास्तों का सर्वे किया, घर के गिर्द हिफाजती निज़ाम और रुकावटों का जायज़ा लिया, अपने साथ मेजर हमायूं और एक्शन ग्रुप को लिया, चारों अतराफ हिफाजती दस्ते लगाए, रुकावटों को हटाते हुए ये दस्ते आगे बढ़े, लेकिन कोई भी मज़ामत ना हुई। घर के अंदर दाखिल हुए, वहाँ शेख मुजीब ना थे, दूसरी मंजिल पे फैमिली के साथ थे। आवाज़ दी तो दरवाज़ा खुला और शेख मुजीब बाहर आए। कर्नल ज़हीर आलम ने कहा, आइए हमारे साथ चलिए। ठीक है, क्या मैं अपनी फैमिली को खुदा हाफिज़ कह सकता हूँ? जी हाँ, आप खुदा हाफिज़ कह लें। वो अंदर गए और चंद मिनट बाद बाहर आ गए, जिन्हें साथ लेकर बाहर गाड़ियाँ तक गए। गाड़ी में बैठने से पहले शेख मुजीब ने कहा, मैं अपना सिगार पाइप भूल आया हूँ, क्या ले सकता हूँ? ज़रूर ले लीजिए। वो अंदर गए, सिगार पाइप ले आए और गाड़ी में बैठ गए। वो मुतमईन और पुरसुकून थे। हमारे 2 अस्करी कायदीन ने ढाका में बुलाए जाने वाले पार्लिमानी इजलास को मनसूख करने की मुखालफत की। एडमिरल हसन ने 2 मार्च को इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि जनरल याकूब अली खान 3 मार्च को मुस्तफ़ा हुए। पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में सियासी मुजाहरे शुरू हुए, हत्ता के तमाम फ़ौजी छावनियों में ईस्ट बंगाल की यूनिटें भी एहतजाज में शामिल हो गई। जनरल टका खान ने ईस्टर्न कमान की क़यादत संभाली और हालात को किसी हद तक संभाला देने में कामयाब हुए, लेकिन चट्टागांग गिरिजन के हालात कंट्रोल से बाहर थे। ये वो वक्त था जब GHQ ने 9 डिवीज़न को खारियां से कोमेला भेजने और सिलेट से कॉसिस बाज़ार तक के इलाके की जिम्मेदारी देने का फ़ैसला किया। 9 डिवीज़न को एक कंपनी के लिए भेजा जा रहा था, जबकि इधर चट्टागांग में सूरत हाल इंतहाई अबतर थी। चट्टागांग में 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड मेजर ज़ियाउल रहमान ने बगावत का ऐलान कर दिया और सबसे पहले अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रशीद जनोजा को उनके दफ्तर में कत्ल कर दिया। 2 और ऑफिसरों को भी कत्ल किया जिनका ताल्लुक मगरबी पाकिस्तान से था। 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट की कमान संभालने के बाद मेजर ज़िया ने ईस्ट बंगाल की तमाम रेजिमेंटल सेंटर और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स का कंट्रोल संभाल लिया और चिटागांग के इर्द गिर्द वसी इलाके को कंट्रोल में लेकर चिटागांग ताको मेला रोड पर कब्जा कर लिया। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान चिटागांग गौनक को भी अपने कब्ज़े में ले लिया और ख़ुद को बांग्लादेश का कमांडर इन चीफ करार दिया। उन्होंने चिटागांग एयरपोर्ट को भी कब्ज़े में लिया और बागियों को आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल होने की दावत दी। ढाका हाई कमांड से इस बगावत को कुचलने का हुक्म मिला। कोमेला से 53 ब्रिगेड को चिटागांग की तरफ रवाना किया गया। उनका ख्याल था कि शायद वो IS ड्यूटी पर जा रहे थे, लेकिन उसकी सबसे पहले जाने वाली यूनिट 34 FF रेजिमेंट को, जो लेफ्टिनेंट कर्नल शाहपुर खान की कमान में रवाना हुई थी, रास्ते में बागियों ने एम्बोश किया और कर्नल शाहपुर समेत मुतअद्दिद जवान शहीद हुए। चिटागांग की जानिब से लेफ्टिनेंट कर्नल सुलेमान खान की ज़ेर कमान कमांडो बटालियन आगे बढ़ती रही, लेकिन बागियों ने उन्हें भी एम्बोश किया और कर्नल सुलेमान समेत 19 फ़ौजी कत्ल हुए, जबकि 20 जवान ज़ख्मी हुए।
इन दो फोर्सेस के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ मेजर ज़ियाउर रहमान ने चट्टागांग पर अपना तसल्लुत कायम रखते हुए की। 30 मार्च को हम कोमेला पहुँचे तो हमें कर्नल सुलेमान और शाहपुर और मुत्तहिद जवानों की शहादत की खबर मिली। यूँ जंग के गहरे बादलों में घिरे 9 डिवीज़न ने मशरक़ी पाकिस्तान आना शुरू किया। डिवीज़न की एडवांस पार्टी मेरे मतहत ढाका गई। मेरे साथ कर्नल नईम भी थे। मैं कोमेला में 5 साल रह चुका था और अब वो हमारे डिवीज़न की जिम्मेदारी का इलाका था। सलेट से लेकर कौसिस बाज़ार तक तकरीबन 450 किलोमीटर लंबी सरहद थी। उस वक्त सिर्फ कोमेला गिरिजन और एयरपोर्ट हमारे कंट्रोल में थे, जिसे 20 बलोच की एक कंपनी और एक कमांडो प्लाटून ने संभाला हुआ था, क्योंकि 53 ब्रिगेड को चट्टागांग को कंट्रोल में लाने के लिए रवाना कर दिया गया था। ढाका से C-130 के जरिए 9 डिवीज़न की एक कंपनी कोमेला पहुंचती रही। जैसे ही 2 कंपनियां इकट्ठी होती गई, उन्हें टास्क देके सबसे पहले मलहका इलाकों को ज़ेरे कंट्रोल लाया गया। उन कंपनियों को मैं खुद ब्रीफ करता और टास्क देता था, इसलिए कि मैं पूरे इलाके से बाखूबी वाकिफ़ था। कोमेला हेडक्वार्टर की सिर्फ इमारतें थी जो खाली थी। नक्शे थे, ना कोई डॉक्यूमेंट्स और ना ही कोई ब्रीफ करने वाला था। मामूली लॉजिस्टिक सपोर्ट थी। एम्यूनिशन की कमी थी, लेकिन अल्लाह का करम था कि हमारी यूनिटों को जो टास्क भी मिला उन्होंने बखैर खूबी अंजाम दिया। बड़ा मुश्किल वक्त था, लेकिन हमारे ऑफिसर्स और जवानों ने बड़ी हिम्मत और हौसले से अपनी जिम्मेदारियां निभाई। 19 अप्रैल तक 12 FF रेजिमेंट कर्नल खुशदिल खान अफरीदी की कमान में कोमेला पहुंच चुकी थी। 2 दिनों की तैयारी के बाद उन्हें 2 टास्क मिले। पहला बरहमन बाड़िया, जो कोमेला से तकरीबन 20 किलोमीटर शुमाल में था, और दूसरा अल-कसम, जो 12 किलोमीटर जनूब में था। वो मुक्ति बाहिनी ने कंट्रोल कर लिया था। उनके साथ भारत के BSF और आर्मी के जवान भी शामिल थे। हमारी यूनिटों के पास सिर्फ राइफल और लाइट मशीन गनें थी, कोई भारी हथियार न था। 9 डिवीज़न के पास सिर्फ एक फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी थी, जिसकी कमान कर्नल मोहम्मद तारिक कर रहे थे। उनके पास सिर्फ 8 गनें थी। उन्होंने 4 गनें कर्नल अफरीदी के साथ की, जो बरहमन बाड़िया के लिए रवाना हुए, और ख़ुद 4 गनों के साथ मेजर यूसुफ के साथ हो लिए, जो लक्ष्म ऑपरेशन के लिए सुबह रवाना हुए थे। दोपहर तक दोनों फोर्सेस ने काफ़ी इलाका क्लियर करा लिया था, लेकिन लक्ष्म के सामने मज़ाहमत ज़्यादा थी। तकरीबन दिन के 1 बजे लक्ष्म फोर्स का SOS मिला कि दुश्मन की मज़ीद कमिक आ गई है, जो फ्लैंकिंग मूव करके उनकी फ़ोर्स को घेरे में ले रही है। उन्हें कमक की फौरी ज़रूरत है। हमारे पास सिर्फ 39 बलोच रेजिमेंट थी, जो कर्नल नईम की कमान में कोमेला गिरिजन की हिफाजत पर मामूर थी। GOC ने ऑर्डर दिया कि 39 बलोच रेजिमेंट की 2 कंपनियां फ़ौरन तैयार हो जाएं और लक्ष्म की तरफ रवाना हो। मेजर तैमूर अली की कमान में 2 कंपनियां तैयार हो गई, लेकिन 12 FF और 39 बलोच की 4 कंपनियों की कमान के लिए किसी कर्नल की ज़रूरत थी। मैंने वॉलंटियर किया और 2 कंपनियों के साथ डबल मार्च करते हुए हम लक्ष्म के नज़दीक पहुंचे, हसार तोड़ा और यूसुफ फोर्स से जा मिले। उस वक्त तकरीबन दिन के 3 बज रहे थे और दिन के सिर्फ 3 घंटे बाकी थे, जिसमें ऑपरेशन मुकम्मल करना था, वरना रात में आबादी वाले इलाके में जंग मुश्किल होती है, जिसके लिए हमारी नफरी नाकाफ़ी थी। फ़ौरन O ग्रुप बुलाया और सादा सा प्लान बनाया और हुक्म दिया, दुश्मन के सामने कॉन्टैक्ट एरिया में फायर बेस बनाया जाए। 12 FF और 39 बलोच की एक टास्क फोर्स को आउट फ्लैंकिंग मूव पर रवाना कर दिया। ये ताकीद कर दी कि दुश्मन के भागने का रास्ता खुला रखना होगा। 1 घंटे के अंदर अंदर 3 सिमतों से हमारी फोर्स ने लक्ष्म का घेराव कर लिया था और दुश्मन को अपनी LOC कट जाने का खतरा था। उसने भागना शुरू किया और हमारे जवानों ने उन पर भरपूर टारगेट शूटिंग की। रात 10 बजे तक पूरे लक्ष्म टाउन पर हमारा कंट्रोल था। रात 1 बजे के करीब मुझे हुक्म मिला कि मैं 39 बलोच की दोनों कंपनियों को लेकर वापस आ जाऊं
और 19 FF की 2 कंपनियां लक्ष्यम का दफा करें। मैं वापस चल पड़ा। रास्ते में कर्नल तारिक की गन पोजीशन पर पहुंचा था कि एक जानिब से दुश्मन की मशीन गन का फायर आ गया। तकरीबन 600-700 गज के फासले से दरख्तों के झुंड से फायर आ रहा था। कर्नल तारिक ने गनों को ग्राउंड एक्शन का हुक्म दिया और डायरेक्ट फायर किया। झाड़ियों में हर तरफ आग लग गई और दुश्मन भाग गया। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह फील्ड गन को डायरेक्ट फायर करते देखा। लक्ष्यम को क्लियर करते हुए हमारे जवानों ने दुश्मन की 53 लाशें गिनी। हमारे 2 जवान शहीद हुए और 17 जख्मी हुए। दुश्मन की लाशों की गिनती करते हुए मक्ती बाहनी का झंडा मिला जो मेजर यूसुफ और मेजर तैमूर ने मुझे दिया। मैं मगरबी पाकिस्तान आया तो झंडा मेरे पास था, हिफाजत से रख दिया, लेकिन ढूंढने के बावजूद ना मिला। चंद माह पहले मिला तो उसकी तस्वीर बना ली है। झंडा 12 FF रेंजमेंट और 39 बलोच रेंजमेंट की अमानत है। BHQ भेज दूंगा कि उन्हें पहुंचा दें या आर्मी म्यूज़ियम में रख दें ताकि दोनों यूनिटों के इस कारनामे को याद रखा जाएगा। इसी दौरान एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। जब मैं यूसुफ 4 से जा मिला था, सख्त गर्मी का मौसम था। धान के खेतों में पानी भरा हुआ था जिस पर गोलियों की छड़ की आवाज़ें आती थी। सड़क के किनारे खुश्क थे जहाँ हमारी कमांड पोस्ट थी। शाम के कोई 6 बजे होंगे। मैंने पीछे देखा कि एक सिपाही गोलियों से बेपरवाह सड़क पर चला आ रहा है। कंपनी हवालदार ने आवाज़ लगाई, नीचे हो जाओ, क्यों जान देना चाहते हो? जब वो जवान नीचे तो चला गया लेकिन हमारे करीब पहुंच गया। हाथ में कुछ उठाए हुए था। गौर से देखा तो उसके दोनों हाथों में ताज़ा नारियल थे। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो बोला, साहब इस गर्मी में आप इतनी देर से हमारे साथ हैं, प्यास लगी होगी। ये नारियल का पानी आपके लिए लाया हूँ, आप हमारा मेहमान हैं, पी लें। एक नारियल मैंने लिया और दूसरा मेजर यूसुफ को दिया। मैं उठा, उसे गले लगाया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा खलूस और प्यार था जो बयान नहीं कर सकता। अवाम का यही खलूस और एहतराम है जो हमारी फ़ौज की पहचान है। उसे साथ लेकर लक्ष्यम की तरफ चल पड़ा जहाँ हमारे जवान दाखिल हो चुके थे। कोमेला आए हुए कोई 3 हफ्ते हुए थे कि मैं कॉलेज की बिल्डिंग में कैद बंगाली ख़ानदानों को देखने गया। गेट से अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि एक शख्स वज़ू कर रहा है। मैंने पहचान लिया। वो उठ खड़े हुए, बेताब होके गले लग गए। हिचकियाँ बंद गई। जज्बात काबू में आए तो बोले, तुम कैसा है भाई? हम ठीक हैं, आप कैसे हो? भाभी, अंगूर और बच्चे कैसे हैं? अंगूर उनकी बेगम का नाम था। हम यहाँ एक माँ से बंद हैं, जिंदा हैं। फिर आंसू और हिचकियाँ। हम दोनों अपना चेहरा हाथ में लिए रोते रहे। ये कर्नल डॉक्टर हुसैन थे जो चराट में हमारे RMO रह चुके थे। हमारे ख़ानदानी दोस्त थे। वो 27 बंगाली ख़ानदानों के साथ कैद थे। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा, इंशाल्लाह मैं आप सबके लिए घर जाने की इजाज़त हासिल कर लूँगा। कल आऊँगा, अच्छी खबर दूँगा। अब इजाज़त दीजिए। भाई चाय तो पी लो। नहीं, मुझे काम है, इजाज़त दीजिए। दरअसल मैं उन फैमिलीज़ के सामने जाना नहीं चाहता था। अक्सर को जानता था मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत ना थी। मैं GOC के सामने पेश हुआ और उनसे इजाज़त मांगी कि सब फैमिलीज़ को आज़ाद कर दें। उनका कसूर क्या है? GOC ने पूछा। उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि उनका क्या कसूर है, लेकिन कुछ ऐसी भी ख़वातीन हैं जिनके शौहर कत्ल हो चुके हैं, अक्सर फरारी हैं। ठीक है, उन्हें जाने दो, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम कर देना। दूसरे दिन नमाज फजर के वक्त 2 बसों में उन्हें कोमेला शहर रवाना कर दिया ताकि सुबह होते ही वो अपने अपने घरों को जा सके। इन्हीं दिनों कोमेला की मशरकी सरहदों के करीब शरपसंदों ने गड़बड़ मचाई हुई थी। उसकी सरकोबी के लिए कर्नल नईम की बटालियन को 2 कंपनियों के साथ इलाके को कंट्रोल करने के लिए भेजा। तकरीबन 11 बजे कर्नल नईम का पैगाम आया कि पुल टूटा हुआ है, आगे जाना मुश्किल है। मैंने कहा, इम्प्रोवाइज़ करो, यानी कोई मुतबादिल इंतज़ाम करो और जैसे भी हो पूरे इलाके को सिक्योर करो। उन्होंने स्विमिंग एड्स तैयार की, दरिया के पार गए, दहशतगर्दों को मार भगाया और रात 11 बजे के करीब कोमेला वापस आए। उनकी हालत दीदनी थी। पसीने और कीचड़ में लथपथ मुश्किल से खड़े हो सकते थे। मैंने कहा, नदीम, यू आर स्टिंकिंग। कुर्सी पर मत बैठो, खड़े रहो और बताओ कि तुम्हारे पैर जो SSG में जीप के एक्सीलेटर के लिए बने थे, आज उनका क्या हाल है? ये बिल्डिंग नंबर 33 नहीं है। फिर हम दोनों को मेला की पर अशोभ ज़िंदगी को भूलकर चराट की ज़िंदगी को याद करके दिल को बहलाते रहे। उन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमारे डिवीज़न ने अपनी ज़िम्मेदारी का पूरा इलाका अपने कंट्रोल में कर लिया था और मई के इख्तिताम तक अमन की फ़िज़ा कायम हो चुकी थी। घरों पर पाकिस्तानी परचम नज़र आने लगे थे और ऐसी ही खबरें दूसरी मशीनों से भी आ रही थी। इन्हीं दिनों जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने कमांड में कुछ तब्दीलियां की और 9 डिवीज़न हेड क्वार्टर को
जसोर सेक्टर की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ये अजीब सा फैसला था कि डिवीजन हेडक्वार्टर, जिसके पास इलाके की तमाम ऑपरेशनल मालूमात थी, उसे दूसरे इलाके में भेज दिया गया और एक नए डिवीजन हेडक्वार्टर को वहां लगा दिया गया जिसे इलाके की ऑपरेशनल इंटेलिजेंस का कुछ इल्म ना था। हमें जसोर सेक्टर की जिम्मेदारी संभालने और मामलात को समझने में वक्त लगा, लेकिन फिर भी 10 जुलाई तक हालात कंट्रोल में आ चुके थे। 9, 14, 23 और 36 डिवीजनों ने अपने अपने इलाकों में अमन कायम कर लिया था। उन नामसाहिद हालात में भी हमारी फ़ौज ने बड़ी हिम्मत और जान फशानी का मुजाहरा किया और कुर्बानियाँ दी जिन्हें हमने भुला दिया। कितने ऑफिसर्स और जवान शहीद हुए जिन्हें हम याद भी नहीं करते। मसलन चट्टागांग का वाक़या ही ले लें, जिसकी जानिब कर्नल सुलेमान की कमान में SSG बटालियन ने चाटगांव से पेशकदमी की और एम्बोश हो गए। कितने घंटों तक लड़ते रहे, खुद शहीद हुए। मेजर शाहपुर और 17 जवान भी शहीद हुए। उनकी लाश मिली और ना कोई उन्हें याद करता है। उस तरह SSG के मेजर काजिम कमाल, जो साबका नेवल चीफ तारिक कमाल के भाई थे, वो ईस्ट बंगाल बटालियन में तैनात थे। उनका पलटन भालोहीत ने बेदर्दी से सर कलम कर दिया। उनकी मैयत भी हमें ना मिली। इस मैदान कारजार में हमारे हज़ारों जवान और अफसरान शहीद हुए। उनकी बहादुरी और जज्बा इज़हार कुर्बानी की दास्तानें अगर अपने दुश्मनों की ज़बानी बयान करूं तो उनकी अज़मत का अंदाज़ा हो सकेगा। पहला वाक़या, हमारा डिवीज़न जैसूर में था। खलना के महाज पर 15 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट तैनात थी, जिसकी एक कंपनी की कमान कैप्टन अर्जुमंद यार कंड कर रहे थे। दुश्मन के एक ब्रिगेड ने इनकी पोजीशन पर 23 नवंबर को हमला किया। 13 दिसंबर तक मुकाबला करते रहे, यहाँ तक कि एमुनिशन ख़त्म हो गया तो चंद जवानों को एमुनिशन देकर कैप्टन अर्जुमंद यार कंड की कमान में रेयर गार्ड की जिम्मेदारी देकर पीछे छोड़ा। दुश्मन के ताबड़तोड़ हमलों में 4 जवान शहीद हो गए और कैप्टन यारकंड भी सख्त जख्मी हुए, मगर लड़ते रहे। एमुनेशन ख़त्म हुआ तो खामोश हो गए। दुश्मन बटालियन का मेजर ठाकर कैप्टन अर्जुमंद के मोर्चों के पास पहुंचा तो अपनी डायरी में लिखा, मैंने देखा कि एक ज़ख्मी नौजवान अपनी मशीन गन पर झुका हुआ था, जिसका दायां पाँव कट कर नीचे लटक गया था और दायां हाथ ट्रिगर पर था। सारा एमुनेशन ख़त्म हो चुका था। मैं नज़दीक पहुंचा तो धीमी आवाज़ में उसने पानी मांगा। मैं पानी लेकर पहुंचा तो वो फौत हो चुका था। मैंने उसके डॉक्यूमेंट चेक किए, वो कैप्टन अर्जुमंद था। दूसरा वाक़या, भारत की ईस्टर्न कमान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जैकब लिखते हैं, पाकिस्तानी सिपाही एक एक इंच ज़मीन के लिए लड़े। पानी में और दलदली इलाकों में मुसलसल चल चलकर उनके पांव गल चुके थे, नींद से बेहाल थे, लेकिन फिर भी कोई सिपाही भागा और ना ही पीछे हटा, बल्कि आखिरी दम तक लड़ता रहा। 4 माह के मुख्तसर अरसे में अमन कायम हो चुका था। यही वो वक्त था जब हमारे जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल शौकत रज़ा ने हमें अमनो अमान के हालात से मुतल्लिक तफसीली तज्जिया करने को कहा, जो हमने तैयार कर लिया और ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर गए, जहां जनरल नियाज़ी के सामने पेश किया। हमारे तज्जिए का खुलासा ये था कि फ़ौज ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं और अब वक्त है कि सिविल इंतज़ामिया हालात को संभाले, इदारे कायम हों और सियासी अमल शुरू हो। इस बात की तस्दीक नवंबर मुसन्फ़ा शर्मिला बोस ने अपनी किताब डेड रेकोनिंग में कुछ इन अल्फाज में की है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने अप्रैल और मई तक वाज़िया तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करके सियासी अमल शुरू करने का मौका फराहम कर दिया था। जनरल नियाज़ी को ये बात पसंद न आई। इंसानी नफ्सियात है कि उसे इक़्तिदार मिले तो वो ताकत के नशे में मदहोश हो जाता है। इक़्तिदार से अलहदगी उसे गवारा नहीं होती। जनरल नियाज़ी भी ताकत के नशे में चूर थे। उन्हें यह बात कैसे पसंद आती कि इक़्तिदार सिविल इंतज़ामिया को सौंप देते। उन्होंने कुछ ऐसे रिमार्क्स पास किए जो हमारे जनरल ऑफिसर कमांडिंग को नागवार गुजरे और तल्ख कलामी हुई। जनरल नियाज़ी नाराज़ हो गए। कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई और 3 दिन के अंदर अंदर कमांड तब्दील कर दी गई। हम भी ज़ेरे अताब आए, लेकिन फिलवक्त अपनी जगह पर कायम रहे। एक नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग आ गए। वो पहले GOC का हशर देख चुके थे। उन्होंने बड़ी एहतियात से काम लिया। पहला काम उन्होंने ये किया कि मुझे हुक्म दिया कि डेली स्टीरअप
जो GHQ और ईस्टर्न कमांड को भेजने के लिए मैं तैयार करता था, उसका ड्राफ्ट पहले उन्हें दिखाया जाए। सिट्रिप सिचुएशन रिपोर्ट का मुखफ़्फ़ है, जो हालत जंग में हर यूनिट और फॉर्मेशन अपने से बाला हेड क्वार्टर को बाकायदगी से भेजता है। ड्राफ्ट उन्हें पेश होने लगा। उन रिपोर्ट्स में वो ऐसी तब्दीलियाँ करते कि बुरी खबर अच्छी नज़र आने लगती। ये सिलसिला जारी रहा। उधर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होता गया। ऐसी तवक्को मैं अपने GOC से नहीं रखता था कि वो सच को झूठ में बदल देंगे। 10वें दिन सुबह उनके ऑफिस में पेश हुआ और अर्ज़ किया, सर मुझे कुछ अर्ज़ करना है। हाँ क्या बात है, बताओ। मैंने कहा कि डेली रिपोर्ट जो हम GHQ और ईस्टर्न कमांड को भेजते हैं, उनमें ऐसी रद्दोबदल ना की जाए कि हालात का सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाए। अपनी फॉर्मेशन से जो रिपोर्ट्स आती है उनका सही तज्जिया करके आगे भेजना चाहिए। GOC का रंग पीला पड़ गया। बोले, व्हाट नॉनसेंस, गेट आउट। मैं बाहर आया और GSO2 मेजर खोखर को कहा, अब ये रिपोर्ट आप लिखेंगे, क्योंकि GOC को मेरी अंग्रेज़ी पसंद नहीं है। मैं सोचता रहा कि इस गुस्ताखी की सज़ा तो मिलेगी, कोर्ट मार्शल भी हो सकता था, रिटायर भी किया जा सकता था। उसी शशोपंज में मुब्तला था कि तीसरे ही दिन मुझे ट्रांजिट कैंप रावलपिंडी रिपोर्ट करने का हुक्म मिला। ट्रांजिट कैंप रावलपिंडी में चंद दिन OSD रहा। इस दौरान मैं अपने ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन का इंतज़ार करता रहा, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन की बजाय मुझे वार कोर्स पर भेज दिया गया। इस वक्त वार कोर्स की पोस्टिंग समझी जाती थी। उसी शशोपंज में मुब्तला था कि तीसरे दिन मुझे ट्रांजिट कैंप रावलपिंडी रिपोर्ट करने का हुक्म मिला। ट्रांजिट कैंप रावलपिंडी में चंद दिन OSD रहा। इस दौरान मैं अपने ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन की बजाय मुझे वार कोर्स पर भेज दिया गया। उस वक्त वार कोर्स की पोस्टिंग डम पोस्टिंग समझी जाती थी। वार कोर्स शुरू हो गया। अभी 3 माह भी नहीं हुए थे कि कोर्स बंद हो गया, क्योंकि जंग के बादल सरों पर मंडला रहे थे। हुक्म मिला कि 53 बलोच रेजिमेंट खड़ी हो रही है, एबटाबाद आ जाओ, कमांड संभालो और बटालियन को लेकर मशरकी पाकिस्तान जाओ। उसी तरह जैसे कि मैं 9 डिवीज़न के साथ मार्च 71 में गया था। ये मेरी सज़ा थी। GOC से गुस्ताखी की। मैं एबटाबाद पहुंचा। 53 बलोच रेजिमेंट की कमान संभाली, जिसमें 600 नए रिक्रूट, जिनकी कल ट्रेनिंग 6 माह थी, और 300 पुराने रिजर्विस्ट पर मुश्तमिल थी। उन्हें लेकर हवेलियाँ, डप्पू गया, राइफलें और LMG करवाई, जो करेटों में बंद थी। 2 दिसंबर की शाम ट्रेन से रवाना हुए। अभी रावलपिंडी स्टेशन भी क्रॉस नहीं किया था कि 3 दिसंबर की सुबह जंग का ऐलान हो गया और हमें हुक्म मिला कि हमारी पलटन हर बंस पूरा लाहौर जाएगी। सामान्य हर्ब की शदीद कमी थी। 3 दिसंबर की रात हम हरबंस पूरा पहुँचे। रास्ते में रिजर्विस्ट भी मिलते थे। ये रिजर्विस्ट इस कदर पुरजोश थे कि उन्होंने एबटाबाद जाने के बजाय महाज पर जाने को तरजीह दी। उस तरह हमारी नफरी 1200 हो गई। हमारे पास सिर्फ एक लंगर का साजो सामान और 900 कम्बल थे। भारी हथियार भी नहीं थे। सिग्नल प्लाटून भी ना थी। अलबत्ता 6 राइफल कंपनियों की नफरी ज़रूर थी। सिर्फ एक जीप और एक दूसरी जंगे अजीम मॉडल का ट्रक हमें मिला था। उसी रात हमें हुक्म मिला कि 103 ब्रिगेड रिपोर्ट करे, जो नारंग मंडी के इलाके वधूमली के आगे तैनात था। 3 दिसंबर की रात हम 103 ब्रिगेड का हिस्सा बन गए और इन मोर्चों में पोजीशन संभाली, जो 5 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट छोड़कर बॉर्डर क्रॉस कर गई थी। हमारे एक तरफ 17 पंजाब, जिसे लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सफ्दर कमान कर रहे थे, और दूसरी तरफ 3 बलोच थी, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल राजा शौकत महमूद कमान कर रहे थे। दोनों 100 साल पुरानी बटालियन थी। अल्लाह से दुआ की, या रब हमारी इज्जत रख ले, दुश्मन के सामने हमें सुरखरू कर दे। अल्लाह ने हमारी सुन ली। बड़ी मुश्किल से रात गुजरी। किसी किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलने की उम्मीद ना थी। एम्बुनेशन ना था। राइफलें और हल्की मशीनें गन्ने क्रेटों में बंद थी। ब्रिगेडियर डिवीज़न से कुछ मिलने की उम्मीद भी ना थी।
खामोश बैठे रहना गलती होती, इसलिए मैंने फैसला किया कि सब कुछ खुद ही करना होगा। सुबह होते ही 2IC मेजर अकबर महमूद और सूबेदार मेजर फजल हुसैन मिर्ज़ा को बुलाया और हदायत दी कि लाहौर जाओ और ज़रूरत की तमाम चीज़ें इकट्ठी करो, मसलन लहाफ, कंबल, गिनती, बलेचा, लंगर का सामान और वाकी टॉकी, टेलीफोन तार और सेट वगैरह वगैरह। वो गए और अभी शाम नहीं हुई थी कि 200 सिविलियन ट्रक सामान से लदे भरे पहुंच गए। ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी जो हमारे फराग दिल लाहौरियों ने बगैर किसी मुआवजे के हमें अता की थी। हमारी बुनियादी ज़रूरत पूरी हो गई। हमारे पास एमुनेशन नहीं था, जो सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। कलेक्शन पार्टी हवेलियाँ डप्पू जा चुकी थी, लेकिन जाने और लाने में कम से कम 1 हफ़्ता लग जाता। यकीनन ये ख़तरनाक सूरत हाल थी। मैंने 7 वाली यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजा शौकत महमूद से रब्ता किया। अपनी मुश्किल बयान की तो उन्होंने बड़ी फराग दिली से एक सेकंड लाइन लेफ्टिनेंट अपनी गाड़ी में रख के भिजवा दी। उसके 3 दिन बाद हमारी एमुनेशन पार्टी भी हवेलियाँ से पूरा एमुनेशन लेकर पहुँच गई। हमारे पास भारी हथियार न थे, मॉर्टर थे और ना ही टैंक शिकन रिकॉलिस राइफल जिसे मुख्तसन RR कहा जाता है। सिर्फ नफरी थी जिससे हमने 6 राइफल कंपनियां बना ली। लेकिन मुसीबत यह थी कि हमारे रिक्रूट और रिजर्विस्ट G3 राइफल और LMG को इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। उनकी ट्रेनिंग का क्रैश प्रोग्राम बनाया और फैसला हुआ कि उनके बैटल इनोकुलेशन की ज़रूरत है। 3 कंपनियों को थोड़ा थोड़ा एमुनेशन दे के आगे डिप्ले किया और 3 कंपनियां पीछे आगे वाली कंपनियों को हुक्म दिया कि दिन की रोशनी में अपना अपना टारगेट चुन लो और रात खाने के बाद जब हमारी तरफ से इशारा मिले तो फायर शुरू कर देना। सब तैयार थे। बगल बजा और फायर खुल गया। उधर से दुश्मन का फायर, मार्टर और गनों का फायर खुला। एक हंगामा बरपा हुआ। ब्रिगेडियर और डिवीज़न वाले परेशान हो गए। क्या हुआ है, क्या हो रहा है का शोर मच गया। हमने जवाब दिया, हम पर दुश्मन का हमला हुआ है और हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आधे घंटे तक ये सिलसिला जारी रहा और बेहतरीन हैटल अनाकुलेशन साबित हुआ। 3 दिन बाद पीछे वाली तीनों कंपनियों को आगे लाए और उसी तरह सिग्नल मिलने पर फायर खुल गया और फिर वही तूफान और हमारा जवाब के दुश्मन का सख्त मुकाबला हुआ और उसका भरपूर जवाब दे रहे हैं। कवर कमांडर जनरल बहादुर शेर का फ़ोन आया। बे क्या कर रहे हो? मुझे मालूम है सर, मेरी बटालियन ने ये हथियार फायर नहीं किए थे। इस तरह उनकी फायर प्रैक्टिस और बैटल इनोकुलेशन करा रहा हूँ। ठीक है, एहतियात से काम लेना। शाबाश। मैं एक दिलचस्प बात बताना भूल गया था कि हमारी यूनिट 3 दिसंबर की रात जिस इलाके में पहुंची थी वो बुद्धू मली का इलाका था, जो टारुंग मंडी के नज़दीक है और पूरा इलाका गंदम की शादाब फसल से लहरा रहा था। दरमियान में बुद्धू मली रेस्ट हाउस था जिसे हमने यूनिट का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया बनाया था। ये रेस्ट हाउस खाद की बोरियों और दूसरे सामान से भरा हुआ था। बाहर कोई 1 दर्जन बिल्डोज़र और ट्रैक्टर खड़े थे। मालूम हुआ कि ये फौजी जर्नेलों की मलकियत है जिन्होंने कोई 20 मुरब्बा ज़मीन तैयार करके गंदम लगाई है। एक ऑनरेरी कैप्टन इंचार्ज था। मैंने सूबेदार मेजर को कहा कि इनको बोलो कि अगले 24 घंटों में रेस्ट हाउस खाली कर दें। इस हुक्म को अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि GOC का टेलीफोन आया। बे क्यों उन्हें तंग कर रहे हो, रहने दो। सर, ये सरहदी इलाका है और हमने यहाँ दफाई इक़दाम लेने हैं, इसलिए यहाँ उनके रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। उनका निकलना ज़रूरी है। वो खामोश हो गए और दूसरे दिन वहाँ हमारा एडम एरिया बन गया। 53 बलोच रेंजमेंट, जो अब 20 सिंध रेंजमेंट बन गई है, उसे एक इनफरादी मकाम हासिल है कि इस कदर नामसाहिद हालात में वो साबित कदम रहे, अपनी रवायात को कायम रखा। मेरे दिल में 20 सिंध का एहतराम है और उसे भी अपनी पेरेंट यूनिट समझता हूँ। जंग ख़त्म हो गई तो हमें मार्टर RR और सिग्नल का साजो सामान मिला और आहिस्ता आहिस्ता फालतू नफरी की एडजस्टमेंट हुई और हमारी यूनिट पूरी तरह मसला हो गई। ये इंतहा थी जंग के लिए हमारी तैयारी की, जो नाकुस थी और अस्करी क़यादत की नाअहली की खुली तस्वीर थी। अल्लाह हम पर मेहरबान था, हमारी इज़्ज़त कायम रही। 20 सिंध रेंजमेंट ने 4 स्टार बटालियन का एजाज़ी नाम इख्तियार किया। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम अख्तर और जवानों ने मुझे यूनिट की शील्ड पेश की, जो मेरे लिए बाइसे इफ्तिखार है। एक और वाक़या बयान करना चाहूँगा जो अफसोसनाक भी और सबक आमूज़ भी। ये वाक़या जंगे ख़त्म होने के चंद दिन बाद पेश आया। हमारे ब्रिगेडियर ने सरहद के नज़दीक दुश्मन की कुछ मुश्तबा कार्रवाई देखी तो हमारी बटालियन को रैकी
करके हालात मालूम करने को कहा। मैंने डी कंपनी के मेजर तारिक को टास्क दिया। उन्होंने इत्तला दी कि यहाँ तो हमारी अपनी बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं जो 5 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट में बिछाई थी, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। जब बारूदी सुरंगें बिछाई जाती हैं तो उनका बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है और अपने अफराद की रहनुमाई के लिए उनके बीच में से गुजरने के रास्ते भी रखे जाते हैं। मेजर तारिक को वो गुजरगाहें नज़र नहीं आई। मैं खुद आगे गया, ढूंढता रहा, रास्ता ना मिला। इधर उधर देखा तो एक साफ चटील जगह पर बारूदी सुरंगों के निशानात नजर आए। बीच बीच में जगह थी। मैंने कहा, आओ मेरे पीछे पीछे। मैं फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ चलता गया और मेजर तारिक का गश्ती दस्ता भी बारूदी सुरंगों के पार पहुंच गया और अपना काम मुकम्मल कर लिया। चंद दिनों बाद मेजर तारिक को एक और टास्क मिला। वो बारूदी सुरंगों के पार गए, काम पूरा किया और वापसी पर शॉर्टकट की कोशिश में उनका पैर एक माइन पर आ गया। जख्मी हो गए, एक पैर ज़ाया हो गया। वो यहीं मेरे घर के करीब रहते हैं। जब उन्हें देखता हूँ तो दुख होता है कि मेरे हुक्म की तामील करते हुए वो ज़ख्मी हुए। अभी मेरी यूनिट सरहदों पर ही थे कि मेरी पोस्टिंग वार कोर्स के डायरेक्टिंग स्टाफ के तौर पर हो गई। मैंने तो कोर्स भी पूरा नहीं किया था, सिर्फ 4 माह पहला सुषमा ही पूरा हुआ था। एक बार फिर अल्लाह ने मुझे इम्तिहान में डाल दिया था। 12-12 घंटे पढ़ के किसी न किसी तरह अपने आप को तैयार कर लिया। मैं यहीं फुल कर्नल प्रमोट हुआ और 1 साल बाद ब्रिगेडियर प्रमोट होके 101 ब्रिगेडियर की कमान संभाली जो सियालकोट में तैनात था। 101 ब्रिगेडियर सियालकोट में 1 साल ही गुजरा था कि 60 यानी कि 60 ब्रिगेडियर बलोचिस्तान पोस्टिंग हो गई। ब्रिगेड का रियर रहीम यार खान में था। पुरानी लेबर कॉलोनी में जगह मिली। ब्रिगेड मरी और बगटी इलाके में ऑपरेशन में मसरूफ़ था। बलूचिस्तान सियासी तौर पर कभी मुस्तहकम नहीं रहा। इसकी वजह यह है कि बरे सगीर की तकसीम के वक्त 565 रियासतें थी जो सूबों का हिस्सा नहीं थी बल्कि बराह रास्त बरतानवी राज के मतहत थी। तकसीम के वक्त उन्हें यह इख्तियार दिया गया कि वो अपनी रियाया की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान या भारत में से किसी से इल्हाक कर लें या चाहें तो खुद मुख्तार रहें। इस असूल के तहत बलूचिस्तान की रियासतें मकरान, लसबेला और खानान ने पाकिस्तान से इल्हाक कर लिया, लेकिन कलात के सरबराह मीर अहमद यार ने अपनी रियासत को खुद मुख्तार रखने का ऐलान कर दिया। बाद में हुकूमत पाकिस्तान के समझाने बुझाने से 27 मार्च 1948 को उन्होंने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया। ये बात उनके भाई प्रिंस अब्दुल करीम ख़ान को पसंद न आई और उन्होंने कलात की खुद मुख्तारी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद शुरू कर दी। फ़ौजी ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो मकरान और साहिली इलाके की निगरानी के लिए मुझे भी जिम्मेदारी दी गई और मैंने अपनी SSG कंपनी के साथ इन इलाकों में जिम्मेदारी पूरी की, जिसकी तफसील मैं पहले बयान कर चुका हूँ। जब चारों सूबों को मिलाकर 1 यूनिट बनाया गया तो नवाब नौरोज़ ख़ान ने इसकी मुखालफत की और मैंगल, मरी और बगटी कबाइल को साथ मिलाकर बलूचिस्तान की खुद मुख्तारी की मसला जद्दोजहद शुरू की। जलती पर तेल का काम भुट्टो ने किया। जब 1973 में उन्होंने सूबा सरहद और बलूचिस्तान की हुकूमतों को ख़त्म करके वहाँ मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, उसके नतीजे में कई मुसल्लह ग्रुप सामने आए जिसमें मीर हज़ार खान का कायम करदा बलूचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट जैसे ग्रुप शामिल थे। एक और मसला सुई गैस का था जो निकलती तो बलूचिस्तान से थी लेकिन इस्तेमाल बाकी सूबों में होती थी। उसकी कुछ रॉयल्टी तो नवाब अकबर बगटी को अदा की जाती थी और कुछ बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत को। मसला तंजीमों का मुतालबा था कि रॉयल्टी दूसरे कबायली सरदारों को भी अदा की जानी चाहिए और सूबाई हुकूमत की रॉयल्टी का हिस्सा भी बढ़ाया जाए ताकि यहाँ से हासिल होने वाली आमदनी का बेशतर हिस्सा यहाँ के लोगों की फलाह बहबूद पर खर्च हो। जब उनके मुतालबों को मुनासिब पजीराई न मिल सकी तो उन्होंने रेल की पटरियाँ और सुई गैस के पाइप उखाड़ने शुरू कर दिए। फ़ौजी काफिलों पर हमले करने लगे और सुई गैस की तनसीबात को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अब मुतल्लिका सियासी रहनुमाओं से मशावरत और उन्हें मनाने का काम तो सियासी हुकूमत का था, लेकिन फ़ौज को ये काम सौंपा गया कि वो तखरीबी सरगर्मियों का कलाकुमा करें और अमन व अमान बहाल करें। उसी पस मंज़र में 60 ब्रिगेडियर को बलूचिस्तान में तैनात किया गया। मेरी फैमिली खारियाँ से 1971 में हमारे मशरकी पाकिस्तान जाने के बाद खाना बदोशों की तरह रह रही थी।
रहीम यार खान में एक रिक्वेजेशन मकान में मेरी फैमिली ने 2 साल गुजारे। मेरे बच्चे स्कूल और कॉलेज में थे, उनकी तालीम का नुकसान हुआ, लेकिन उनकी हौसलामंदी थी कि उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। मार्च 1975 तक हमारे ब्रिगेड ने मरी इलाके में अमन व अमान बहाल कर दिया। उसके बाद बगटी इलाके में नवाब अकबर बगटी के घर के नज़दीक कैंप लगाया। इन्हीं दिनों वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पैगाम मिला कि वो हमारे इलाके का दौरा करना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि एक जलसे का भी एहतमाम किया जाए। हम कोई सियासतदान तो थे नहीं कि सियासी जलसा करते, लेकिन हुक्म की तामील ज़रूरी थी। दुम्बे खरीदे, बड़े खाने का इंतज़ाम किया और इलाके के बगटियों को वज़ीर आज़म से मिलने की दावत दी। तकरीबन 4000 लोग जमा हो गए। वज़ीर आज़म आए और ब्रिगेड से हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग के बाद उन्होंने अफसरों और जवानों से मुलाकात की, जिसके बाद हम उन्हें जलसा गाह में ले गए। उन्होंने खिताब किया, खूब नारे लगाए। वज़ीर आज़म भी हैरान हुए और बोले कि वो नवाब साहब के घर ताज़ियत के लिए जाना चाहते हैं। कुछ अर्सा पहले नवाब साहब के एक बेटे का इंतकाल हुआ था। मेरे डिवीज़न कमांड ने मना किया कि वहाँ तो 200-250 हथियार बंद बगटी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, कोई बात नहीं, घर आए मेहमान को वो मेहमान समझते हैं। मैं अपनी जेब में उनको नवाब साहब के घर ले गया। वो मौजूद नहीं थे, उनके साहबजादे थे। वहाँ से फारिग होकर जब मैं उन्हें वापस हेलीपैड ले जा रहा था तो उससे मुखातिब हुआ, सर आपने देखा कि हमने इन इलाकों में अमन कायम कर दिया है। अब ज़रूरत है कि सिविल इंतज़ामिया मामलात को संभाले और अदालतें कायम हो और सियासी अमल शुरू हो। और वो कोयटा की सिमत परवाज़ कर गए, लेकिन हालात ऐसे बदले कि उनको अहकामात जारी करने की मोहलत ही ना मिली। डेरा बगटी से 60 ब्रिगेड सिब्बी आ गया, जहां हमने पूरी गर्मी खैमों में गुजारी। उस मौसम में अक्सर गर्म हवा और रेत का तूफ़ान मुसलसल एक हफ्ते तक चलता रहता है और खाना खाना भी मुश्किल होता है। हमने ये वक्त सब्र के साथ गुजारा। मेरा मुनफरिद रिकॉर्ड है कि 8 सालों में 10 पोस्टिंग्स हुई। 1967 मशरकी पाकिस्तान से 30 बलोच, 1969 30 बलोच से 36 बलोच, 1970 36 बलोच से 9 डिवीज़न, 1971 9 डिवीज़न खारियाँ से 9 डिवीज़न कोमेला मशरकी पाकिस्तान, 1971 9 डिवीज़न से वार कोर्स रावलपिंडी, 1971 वार कोर्स से 20 सिंध, 1972 20 सिंध से DS वार कोर्स रावलपिंडी, 1973 DS वार कोर्स से 101 ब्रिगेड सियालकोट, 1974 101 ब्रिगेड से 60 ब्रिगेड, 1975 60 ब्रिगेड से चीफ इंस्ट्रक्टर वार कोर्स रावलपिंडी। 8 सालों में 10 पोस्टिंग। शायद मेरी गुस्ताखियों की सज़ा थी। मेरे लिए तो मुश्किल ना था, लेकिन मेरी बीवी और बच्चों के लिए सज़ा थी। बच्चों की तालीम नामुकम्मल रही और अपना भारी सामान जो अपने गैराज में रख दिया था, वहाँ मेरी किताबें, तस्वीरें, मेरी डिग्रियाँ, पुरानी यादें बरसात के पानी और दीमक ने चाट ली। शायद अल्लाह को यही मंजूर था कि माजी को भूल जाओ, मुस्तकबिल पर निगाह रखो, अपने ख्वाबों की सरजमीन को रोशन और ताबा रखने की जद्दोजहद में लग जाओ। जब मेरी पोस्टिंग नेशनल डिफेंस कॉलेज में बतौर चीफ इंस्ट्रक्टर वार कोर्स हुई तो 8 साल के बाद फैमिली के साथ सुकून से रहना नसीब हुआ। नेशनल डिफेंस कॉलेज के कमांडेंट जनरल रहीम थे। उनको ताज्जुब हुआ कि अपनी पूरी सर्विस में मैंने कोई फॉरेन कोर्स नहीं किया। उन्होंने सवाल किया, क्या ये सही है? जी हाँ, सही है। मैं असीलुल नस्ल पाकिस्तानी हूँ और मेरी तरबियत में किसी गैर मुल्की तालीम व तरबियत की कोई आमेज़िश नहीं है। ये वक्त था कि जब वार कोर्स के बाहर के मुल्कों का दौरा करना होता था। मुझे इस ग्रुप का लीडर बनाया गया, जिसे चीन, शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया जाना था। ये दौरा ऐसा लगा जैसे एक सुनहरा ख्वाब हो, इसलिए कि 1971 से लेकर 1976 तक का अरसा मेरे लिए बड़ा ही पुरअशोभ दौर था। यही वो दिन थे जब भुट्टो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज ज़ोरों पर था। अफवाहें गरम थी कि फ़ौज इक़्तिदार संभाल लेगी, लेकिन फ़ौज अपनी वफादारी की यकीन दहानी करा रही थी। वही जनरल ज़ियाउल हक़ थे कि 1975 में जब वो मुल्तान कवर कमांडर थे, भुट्टो साहब मुल्तान का दौरा करके नवाब सादिक हुसैन कुरैशी के घर कैंप पजीर थे और लाइब्रेरी में मुतालिया कर रहे थे कि जनरल ज़िया का पैगाम आया कि वो मिलना चाहते हैं। भुट्टो ने कहा, अभी तो वो मिले थे, अब क्यों आना चाह रहे हैं? बहरहाल उन्हें बुलाया गया। वो आए और दस्त बस्ता हलीफ़ा अर्ज़ की, सर मैं वादा करता हूँ कि हर किस्म के हालात में मैं आपका वफ़ादार रहूँगा और जो ज़िम्मेदारी भी आप मुझे देंगे अमल करूँगा। भुट्टो मुतासिर हुए, साथ चाय पी और सोच में गुम हो गए। उसके चंद माह बाद जनरल ज़ियाउल को आर्मी चीफ बना दिया। इस वाक़े का जिक्र उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने आखिरी बयान में भी किया है। भुट्टो ने जनरल ज़िया को आर्मी चीफ बनाया और आर्मी चीफ ने भुट्टो को आर्मर्ड
कवर का कर्नल इन चीफ बनाया। खारियां छावनी में एक ज़बरदस्त तकरीब मुनक्किद की गई और भुट्टो साहब को एक मिर्सा तलवार पेश की गई। खुतबा इस्तकबालिया पेश करते हुए जनरल ज़िया ने कहा, हमें फ़ख्र है कि ये तलवार हम एक ऐसे शख्स को पेश कर रहे हैं जो ख़ुद भी जुल्फ़कार अली है। अली इन्हीं दिनों भुट्टो के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हुआ जो शिद्दत इख्तियार करता गया। एयर मार्शल असगर खान ने जो एहतजाजी जमातों में शामिल थे, जनरल ज़िया को तफसीली ख़त लिखा कि हालात बड़े नाजुक मकाम पर आ चुके हैं और लाजिम है कि वह हुकूमत का कंट्रोल संभाल लें। ये ख़त जनरल ज़िया ने फॉर्मेशन कमांडरों को भेजा। उसकी एक कॉपी मुझे भी मिली जो मेरे पास है। इस वाक़े के चंद दिनों बाद तीनों सर्विसेज चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने एक मुश्तरका एलानिया जारी किया जिसमें यकीन दहानी कराई गई कि अफवाज पाकिस्तान हर हाल में हुकूमत के साथ है। इस एलानिया को जारी हुए एक हफ़्ता भी नहीं हुआ था कि जनरल ज़िया ने भुट्टो हुकूमत का खात्मा करके तमाम इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए और उसके बाद अस्करी हुकूमत का तवील दौर शुरू हुआ। मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज में मज़ीद 3 साल तक अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करता रहा। मेरे लिए ये मुद्दत बहुत ही अहम थी, इसलिए कि ख़ुद आला अस्करी तालीम सीखता और सिखाता रहा, जिसके सबब फ़ौज में बड़ी तब्दीली ये आई कि हर आला सतह पर वार कोर्स क्वालिफाइड ऑफिसर्स पोस्ट हो चुके थे। आर्मर्ड फोर्सेस वार कोर्स करियर कोर्स बन चुका था और जब मैं 1979 में GHQ में CGS पोस्ट हुआ तो इन्हीं ऑफिसर्स के तामुन और तजर्बे से इस्तिफ़ादा किया और फ़ौज की तरवीज यो तरक्की के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी तैयार करने में कोई मुश्किल ना हुई। लेकिन जहन में 1971 के वाक़ये की चुभन परेशान करती रही, इसलिए कि जब मैं 1971 में 9 डिवीज़न से निकाला गया था और ट्रांजेंट कैंप रावलपिंडी भेज दिया गया था तो समझा कि मेरा करियर ख़त्म हो गया। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। मैंने वार कोर्स के डायरेक्टिंग स्टाफ और उसके बाद चीफ इंस्ट्रक्टर के तौर पर आला अस्करी तालीम हासिल की। तकरीबन 5 साल वार कोर्स में रहकर मैंने फ़ौज की सलाहियतों और उसकी कमज़ोरियों का तफसीली जायज़ा लिया और ख़ुसूसन 65 की जंग जो हम जीत सकते थे लेकिन नाकाम रहे, और 71 की जंग जो अस्करी मनसूबाबंदी की बदतरीन मिसाल थी जिसमें हमने आधा मुल्क गंवा दिया। इस जंग के लिए तैयारियां इबरतनाक हद तक नाकुस थी, जिसकी मिसाल मैं 71 की जंग में 20 सिंध की कमांड के हवाले से बयान कर चुका हूँ। 1978 में मेजर जनरल प्रमोट हुआ और मुझे 14 डिवीज़न की कमान मिली जो इन दिनों ओकाड़ा में तैनात था। इस कमान के मिलते ही मैं आला अस्करी क़यादत का हिस्सा बन गया और 1978 से लेकर 1988 तक फ़ौज के तमाम मामलात से मुतल्लिक रहा। 14 डिवीज़न मुल्तान में मुतय्यन 2 कवर का हिस्सा था। जनरल ज़िया की हुकूमत थी और वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो का मुकदमा आखिरी मराहिल में था। 79 में सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो को फांसी का फ़ैसला सुना दिया। जनरल ज़िया ने अफसरों और जवानों का रद्द-ए-अमल मालूम करने के लिए तमाम कोर कमांडरों को जायज़ा लेने को कहा। हमारे कोर कमांडर ने सीनियर ऑफिसरों को बुलाया और उनका ज़हन मालूम करने के लिए बहुत से सवालात पूछे। सभी ने कहा कि भुट्टो को फांसी देने से थोड़ा बहुत रद्द-ए-अमल तो होगा लेकिन उसे संभाला जा सकता है। मैं सबकी बातें सुनता रहा और बलाखिर कोर कमांडर की इजाज़त से अपनी राय का इजहार किया। मैंने कहा, भुट्टो को फांसी देना बहुत ही गलत फैसला होगा। इसके नताइज संगीन होंगे। ऐसी सियासी पेचीदगियाँ पैदा होंगी जिन्हें संभालना मुश्किल होगा। इस अमल से पंजाब और सिंध के लोगों के दरमियान नफरतें बढ़ेंगी। बेहतर होगा कि भुट्टो को जला वतन कर दिया जाए। फ़लस्तीन के यासर अरफात, सऊदी अरब के शाह फैसल, लीबिया के कर्नल कज़ाफ़ी और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान इनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। भुट्टो एक अच्छे स्टेटमैन हैं और एक बड़ी जमात के मकबूल लीडर हैं। हमें कल उनकी ज़रूरत पड़ेगी। हमारे जवानों और अफसरों का क्या रद्द-ए-अमल होगा, मैं उसकी ज़मानत नहीं देता। आपने देखा है कि थोड़ा अर्सा पहले उसी लाहौर में 3 ब्रिगेडियर और उनकी कमान ने एहतजाजियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कल अगर एहतजाज होता है तो बहुत शदीद होगा। मेरे ट्रूप्स का क्या रद्द-ए-अमल होगा, मैं जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ। मेरी बातों पर कोर कमांडर इस कदर नाराज़ हो गए कि कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दी और अपने चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर हमीद गुल को बुलाया और हुक्म दिया, फ़ौरन मुझे चीफ से मिलाओ और मैं अपने ऑफिसर को अपनी फॉर्मेशन में नहीं रख सकता। ब्रिगेडियर हमीद गुल ने कहा, सर अगर इजाज़त हो तो मैं रिपोर्ट तैयार कर लूँ जो चीफ को भेज दी जाए ताकि वो खुद फैसला करें। फ़ौरन कोई रद्द-ए-अमल देना मुनासिब ना होगा। कोर कमांड ने बात मान ली और चीफ
कोर रिपोर्ट भेज दी गई, मगर जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से फ़ौरन कोई रद्द अमल नहीं आया। लेकिन शान करीमी देखिए कि चंद माह बाद मुझे GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात कर दिया गया। मैंने हक और रसूल की बुनियाद पर भुट्टो को फांसी देने के फैसले से इख्तलाफ किया था। अगर भुट्टो को फांसी ना दी गई होती तो वो तमाम सियासी अबतरी जो देखने में आई ना होती। मसलन ना जनरल ज़िया का हादसा होता, ना जनरल मुशर्रफ की हुकूमत होती, ना बेनज़ीर का कत्ल होता। मुझे इख्तलाफ राय पर मज़ीद इत्मीनान हुआ जब मैंने एक सफारतकार जनाब SM कुरैशी का एक मज़मून पढ़ा। वो लिखते हैं, भुट्टो को फांसी दिए जाने के 2 साल बाद मुझे यासिर अरफात से मामलात संभालने के लिए सुलझाने के लिए भेजा गया। वो भुट्टो को फांसी दिए जाने पर सख्त नाराज़ थे। मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने बताया कि जनरल ज़िया ने मस्जिदुल हराम में बैठकर शाह खालिद की मौजूदगी में वादा किया था कि वो भुट्टो को फांसी नहीं देंगे। उन्होंने अपने वादे का पास नहीं किया। इन्हीं दिनों हम डिवीज़न का रेजिंग डे मनाने की तैयारी में मसरूफ़ थे। जनरल ज़िया ने इस तकरीब में शमूलियत के लिए रजामंदी का इजहार किया था, लेकिन कहला भेजा कि वो नहीं आ रहे। 2 दिन बाद भुट्टो को फांसी दे दी गई। मैंने रेजिंग डे के हवाले से होने वाली तकरीबात मनसूख कर दी। सिर्फ बड़ा खाना हुआ जिसका माहौल बहुत अफसरदा था, जो मैं आज तक नहीं भूल सका। मैं मुंतज़िर था कि अब जनरल ज़िया मेरे साथ क्या सलूक करते हैं। उसी इंतज़ार में 6 माह गुजर गए और मेरे ताज्जुब की इंतहा न रही जब मेरी पोस्टिंग जनरल हेड क्वार्टर में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर हुई। ये मेरे और कहीं और लोगों के लिए बाइसे हैरत थी। शायद कुछ लोग इससे इख्तलाफ करें, लेकिन ये हकीकत है कि जनरल ज़िया नेपोलियन जैसी फहमो फरासत के मालिक थे, जो ख़ुद पर तनकीद करने वालों को अपने साथ रखता था। शायद जनरल ज़िया भी मुझे इसीलिए अपने करीब चाहते थे कि मेरी बेलाग मुखलसाना और हकीकत पसंदाना राय से फ़ायदा उठा सकें। जैसा कि आइंदा सफ़ात से ज़ाहिर होगा, सच है कि सच्चाई का फल चाहे देर से पके, लेकिन होता हमेशा मीठा है। तो ये था तीसरा बाब जिसमें उसकी डिफरेंट पोस्टिंग के बारे में बताया गया था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बाब पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसके अगले बाब में। अल्लाह हाफिज़।